नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके आगामी जो टेट परीक्षा होने वाली है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन लग रहे हैं उन्हें नोट डाउन भी करते रहिए। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये 25 प्रश्न कैसे लगे। जिन्होंने भी इससे पहले की 1 से 200 तक के प्रश्न नहीं देखे हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में 25-25 प्रश्न लेकर आ रही हूँ, तो उन प्रश्नों को आप मेरी पुरानी जो वीडियोज़ हैं मैंने उनमें लिंक शेयर किया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 201 नंबर का ये प्रश्न है, कौन सा शैक्षिक सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संपर्क के महत्व पर जोर देता है? ऑप्शन है व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मकवाद, मानवतावाद। तो इसमें देखिए इन सभी सिद्धांतों में वो कौन सा सिद्धांत है जो हमें ये बोलता है कि सीखने की प्रक्रिया में अगर बच्चे को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है तो उसे समाज के संपर्क में लाना होगा। तो ये कौन सा सिद्धांत ऐसा बोलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद। देखिए रचनावाद क्या बोलता है कि सीखने को एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में ये देखता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाले व्यक्ति अपने अनुभवों और दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि जो सीखने वाला व्यक्ति होता है उसके पास उसका जो भी पुराना अनुभव है उसे लेकर जब वो दूसरों के साथ बातचीत करता है, दूसरों से संपर्क करता है, तो इसके द्वारा वो अपने नए ज्ञान का निर्माण करता है। तो रचनावाद हमें बोलता है कि सामाजिक संपर्क बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नया ज्ञान सिखाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। 202 नंबर का प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीतियों एनसीएफ का विकास करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखिए, सभी शिक्षा स्तरों पर पाठ्यक्रम को मानकीकृत करना, बी है विद्यालयों में नए विषयों का परिचय करना, सी है शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम विकास के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना, और डी है स्कूलों और शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम विकास के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना। 203 नंबर का प्रश्न देखिए, दो खंड सिद्धांत के अनुसार, द्विखंड सिद्धांत भी बोला जाता है इसे, इसमें बुद्धि के दो तत्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, जी और एन, जी और एस, आर और एस, एल और एस। द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था ये। और इसमें जो दो तत्व हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, जी और एस। देखिए इसमें जी और एस दो तत्व हैं जिसे चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। ये जी फैक्टर भी बोला जाता है इसे, और इसे सामान्य कारक के रूप में लिया जाता है। ये बुद्धि का एक सामान्य कारक है जो सभी मानसिक कार्यों में शामिल होता है। यह जैसे कोई समस्या समाधान करना है, तर्क करना है किसी से, सीखने और निर्णय लेने जैसी क्षमताओं को प्रभावित करता है। विशिष्ट बुद्धि में, जिसे एस फैक्टर भी बोला जाता है, ये विशिष्ट कारक होता है और अलग अलग बच्चे में या व्यक्ति में ये अलग अलग रूप में पाया जाता है, जो कुछ विशेष कार्यों क्षमताओं को प्रभावित करता है। जैसे कोई बच्चा संगीत में तेज होता है, कोई कला में होता है, कोई यांत्रिकी, कोई गणित में। तो इस तरह से इसमें विशिष्ट बुद्धि इसे बोला जाता है। 204 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाले थे? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, विलियम वुंट, वेबर, पावलव। सही आंसर है जिन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की सबसे पहले वो थे ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुंट। और कब की थी देखिए, सन 1879 में
कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ध्यान रखिएगा। 205 नंबर का प्रश्न, साक्षात्कार कौन सी विधि है? मध्यमान विधि, मूल्यांकन विधि, शैक्षिक विधि या इनमें से कोई नहीं। साक्षात्कार को माना जाता है एक मूल्यांकन विधि, ऑप्शन नंबर बी। 206 नंबर का देखिए, क्षेत्रीय सिद्धांत किसकी देन है? क्षेत्रीय सिद्धांत मैकडूगल ने दिया, कुर्ट लेविन ने, एडलर ने या यूंग ने दिया? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर बी, कुर्ट लेविन ने। और क्षेत्रीय सिद्धांत क्या बोलता है? देखिए, ये बोलता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसके आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। लेविन ने कहा कि व्यक्ति और उसका वातावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। 207 नंबर का प्रश्न, आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शीर्ष स्थान दिया जाता है? विद्यालय को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आदर्शवादी शिक्षा जो थी वो क्या बोलती है कि सबसे पहले जो प्रमुख है शिक्षा की व्यवस्था में वो कौन है? वो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक। यानी कि उन्होंने शिक्षक को शीर्ष स्थान दिया है। 208 नंबर का प्रश्न, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा, बटलर ने कहा, पेस्टोलॉजी ने कहा या यूंग ने कहा? ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी ने। 209 नंबर का प्रश्न देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए कौन सी पहल की जा रही है? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं तो उन्हें स्कूल से जोड़े रखने के लिए एनईपी 2020 कौन सी पहल कर रही है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पहल है। ऑप्शन देखिए, छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना, बी है उच्च ड्रॉप डाउन दर वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहन प्रदान करना, सी है उन क्षेत्रों में अधिक विद्यालयों का निर्माण करना जहां वे मौजूद नहीं हैं, और ऑप्शन डी बोलता है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करना। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, उच्च ड्रॉप आउट दर वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहन प्रदान करना। क्योंकि जहां बच्चे ज़्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं ऐसे क्षेत्रों में टीचर्स को अच्छे से पढ़ाने के लिए, उनका काम अच्छे तरह से करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, ये इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी पहल है। क्योंकि जब स्कूल में टीचर होंगे तभी वहाँ स्कूल में बच्चे बने रहेंगे और वहाँ से स्कूल और वो अपने लगातार स्कूल में आते रहेंगे बच्चे, और बच्चे स्कूल नहीं छोड़ेंगे जब टीचर अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे। 210 नंबर का प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी लगातार समय पर अपने गृह कार्य को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इस समस्या को किसके माध्यम से हल किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है घटनोत्तर अनुसंधान, बी है प्रयोगात्मक अनुसंधान, सी है मौलिक अनुसंधान और डी है क्रियात्मक अनुसंधान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से इस समस्या को हल किया जा सकता है। और इसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ चरण दिए हुए हैं। पहला है समस्या की पहचान। सबसे पहले आपको समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा कि बच्चे में क्या समस्या है। इस स्थिति में समस्या यह है कि छात्र लगातार समय पर अपने गृह कार्य को प्रस्तुत करने में असफल रहता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास में होमवर्क नहीं करके लाते हैं, तो सबसे पहले टीचर को उसकी जो समस्या है गृह कार्य न करने की, उसे पहचाननी होगी। और दूसरा है इसका चरण समस्या की समीक्षा। आपको इस समस्या के बारे में पहले से किए गए शोध की समीक्षा करनी होगी। इससे आपको समस्या से के संभावित कारणों और समाधानों को समझने में मदद मिलेगी। और तीसरा चरण है इसका डाटा संग्रह। देखिए, आपको समस्या के बारे में डाटा इकट्ठा करना होगा और यह डाटा छात्र, शिक्षक, अभिभावकों और
अन्य लोगों से बात करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम उसकी जो गृह कार्य न करने की समस्या है उसे हल कर सकते हैं। 211 नंबर का प्रश्न, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? धारा 33 के अनुसार, धारा 24 के, धारा 45 के या धारा 13 के? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 45। 212 नंबर का प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2023 के अनुसार वर्तमान राष्ट्रीय मिशन और फाउंडेशनल स्टेज पाठ्यक्रम का एक केंद्रीय लक्ष्य क्या है? सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल करना। दूसरा है सृजनात्मक और सौंदर्यपरक गणित अधिगम को प्रोत्साहित करना। सी है उन प्रथाओं को संबोधित करना जो लड़कियों को गणित पढ़ने से हतोत्साहित करती है। डी है नई गणितीय अवधारणाओं को छात्रों के घरेलू अनुभवों और भाषाओं से जोड़ना। तो इसमें देखिए, जो वर्तमान राष्ट्रीय मिशन और फाउंडेशनल स्टेज पाठ्यक्रम है, तो उसका सबसे जो मुख्य लक्ष्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल करना। 213 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन दोस्तों के साथ दौड़ना, बी है एक धागे में मोती पिरोना, सी है सीढ़ियाँ चढ़ना, डी है खरगोश की तरह फुदकना। इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हमें बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, एक धागे में मोती पिरोना। इसमें देखिए कौन कौन सा गतिक कौशल शामिल रहेगा। कलाई, हाथ, अंगुलियां, पैर, पैर की उंगलियां, होंठ और जीभ के छोटे गति को शामिल किया जाता है। तो इसमें छोटी मांसपेशियों के समन्वय को शामिल किया गया है। तो इसीलिए एक धागे में मोती पिरोना इसका सही आंसर है। 214 नंबर का प्रश्न, थीमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण जिसे टीएटी बोला जाता है, टेट का निर्माण किसने किया था? हंट ने, मॉर्गन ने, ड्रेवर ने या मॉर्गन व मुरे ने? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गन व मुरे ने। 215 नंबर का प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? कार्ल युंग ने, हेनरी गैरेट ने, लुइस टर्मन ने, गॉर्डन ऑलपोर्ट ने? सही आंसर व्यक्तित्व का जो मनोवैज्ञानिक प्रकार का वर्गीकरण ये प्रस्तुत किया था ऑप्शन नंबर ए, कार्ल युंग ने। इन्होंने व्यक्तित्व को अपने 3 भागों में बांटा था इन्होंने अपने हिसाब से। पहला है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। इसमें ये लोग अपने विचार और भावनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने तक ही ये सीमित होते हैं, ज़्यादा ये बाहर सामाजिक चीज़ों में कम जाते हैं, अपने ही विचारों तक, अपनी ही भावनाओं तक ये सीमित रहते हैं। दूसरा इन्होंने बांटा बहिर्मुखी में, एक्सट्रोवर्ट में। ये लोग बाहरी दुनिया और सामाजिक संपर्क पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे इसमें नेता वगैरह ज़्यादा आते हैं, बाहर की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, ये बाहर के लोगों से संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। और तीसरा इन्होंने रखा उभयमुखी, तो इसमें एम्बिवर्ट बोला इसमें, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार प्रकट होते हैं। कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी भी रहते हैं और कुछ बहिर्मुखी भी। तो ये समय के हिसाब से अपने को बदल लेते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरह का ये व्यवहार करते हैं। ये अंतर्मुखी रूप में भी रहते हैं और ये जब समाज से जुड़ना होता है तो सामाजिक संपर्क में भी रहते हैं। 216 नंबर का प्रश्न देखिए, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका के अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा? पहला है स्थूल गत्यात्मक कौशल, दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, तीसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल
और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। जब मिट्टी से कोई बालिका को कुछ काम करती है, खिलौना बनाती है, तो वो अपने सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का विकास करेगी। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल बालिका के संसार के बारे में सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को वो क्या करेगी, उठाएगी, उसे पकड़ेगी और जांच परख करने के उसमें क्रियाएं उसकी शामिल होंगी। जैसे जैसे बालिका के हाथ और अंगुलियों की क्रियाएं समन्वित व नियंत्रित होते हैं, वह वस्तुओं को संभालने और जोड़ तोड़ मरोड़ करने में निपुण हो जाता है। तो बच्ची है, मिट्टी से खिलौना बनाना चाहती है और इसमें वो सूक्ष्म क्रियात्मक उसका कौशल का विकास होगा और उसे ये भी पता चलेगा कि उसे किस तरह से उस मिट्टी के खिलौनों को आराम से अपनी उंगलियों से पकड़ना है ताकि वो नीचे गिरे ना। तो इस तरह से वो इस वस्तुओं को संभालने में निपुण होगी, जोड़ तोड़ करने में निपुण होगी। 217 हंसा मेहता समिति संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, सामाजिक शिक्षा से, जनसंख्या शिक्षा से, स्त्री शिक्षा से। हंसा मेहता जो समिति है 1962 की, ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, स्त्री शिक्षा से। 218 नंबर का प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ हुआ वर्ष 1986-87 से, वर्ष 1987-88 से, वर्ष 1988-89 से, वर्ष 1989-90 से। तो कब शुरू हुआ है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1987-88 से। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत वर्ष 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिसमें ब्लैक बोर्ड वगैरह ये सब शामिल हैं। दो 219 नंबर का प्रश्न, गिलफर्ड की बौद्धिक संरचना के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं रख सकता है? ऑप्शन है 60, 120, 180, 80। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 180। 220 नंबर का प्रश्न, कौन सी शिक्षण पद्धति शिक्षक द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने और छात्रों को निष्क्रिय रूप से इसे प्राप्त करने पर केंद्रित है? पहला अनुभवात्मक शिक्षा, दूसरा सक्रिय सीखना, सी है व्याख्यान और डी है समूह चर्चा। तो जिसमें छात्रों को निष्क्रिय रूप से देखा जाता है, ऐसी कौन सी विधि है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान, क्योंकि इसमें केवल टीचर ही व्याख्यान देते रहते हैं, बच्चे चुपचाप बैठकर उसे सुनते हैं। 221 नंबर का प्रश्न, शून्य पाठ्यचर्या शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन, पाठ्यक्रम जो जानबूझकर योजनाबद्ध और पढ़ाया जाता है, इसे शून्य पाठ्यचर्या कहा जाएगा। दूसरा ऑप्शन बोलता है पाठ्यक्रम जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जैसे विषय शामिल हैं, उसे शून्य पाठ्यक्रम कहा गया है। सी ऑप्शन कहता है पाठ्यचर्या जो पढ़ाई नहीं जाती बल्कि मौन के माध्यम से बताई जाती है, उसे शून्य पाठ्यचर्या कहेंगे। या डी ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम जिसका मूल्यांकन स्पष्ट लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, उसे शून्य पाठ्यचर्या कहेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऐसी पाठ्यचर्या जो पढ़ाई नहीं जाती बल्कि मौन के माध्यम से बताई जाती है। कभी कभी स्कूल में जो वातावरण है, शिक्षकों का व्यवहार है और पाठ्य पुस्तकें हैं, उनसे भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। जो टीचर्स का व्यवहार होता है उसे देखकर बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। स्कूल का वातावरण अगर अच्छा होगा तो बच्चों में सकारात्मक चीज़ें आएंगी और पाठ्य पुस्तकों से, अन्य सामग्रियों से भी
निहित मूल्य आ सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी पाठ्यचर्या जो पढ़ाई नहीं जाती क्लास में, बल्कि चुप रहकर या मौन के माध्यम से भी बताई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है, उसे शून्य पाठ्यचर्या के अंतर्गत बोला जाता है। 222 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है? तो जिसमें छात्र मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के लिए मानदंड बनाए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें मूल्यांकन के लिए, तो इसमें से कौन इस जिम्मेदार है? CPD, NTA, NAS या PARAKH? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PARAKH। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परख का फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होता है। परख का उद्देश्य देश भर में शिक्षा प्रणाली में एक रूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। 223 नंबर का प्रश्न, किसने कहा है शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने कहा है, सी है टैगोर जी ने बोला है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी का ये विचार था कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा मनुष्य का निर्माण हो और उससे समाज का निर्माण हो। 224 नंबर का प्रश्न, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? शारीरिक आयाम से, मानसिक आयाम से, सामाजिक या नैतिक आयाम से? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक। 225 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की अनुशंसा सर्वप्रथम की गई थी? हंटर आयोग द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले बिल द्वारा, हर्टॉग समिति द्वारा, सैडलर आयोग द्वारा? तो सही आंसर है इसमें, जिसमें भारतीय विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की अनुशंसा सबसे पहले की गई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हंटर आयोग ने करी थी। और हंटर आयोग का देखिए यहाँ पर, भारतीय विद्यालयों के लिए सबसे पहले अनुदान प्रणाली की अनुशंसा हंटर आयोग ने की थी। इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी जांच के लिए की गई थी। कब की गई थी? 1882। ध्यान रखिएगा, हंटर आयोग की स्थापना 1882। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 1884 ईस्वी में सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश की। तो इन्होंने सहायता अनुदान प्रणाली की इसमें जो सिफारिश की थी वो 1884 में की थी और इसकी स्थापना 1882 में हुई है। इस प्रणाली के तहत सरकार द्वारा निजी विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है ताकि वे गरीब छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सकें। तो आज के ये हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हो चुके हैं। मैं कल की वीडियो में फिर से आपके लिए लेकर आऊँगी 25 नए प्रश्न, तो उस वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।